कहानी की शुरुआत में हम रेड नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो इस टाइम जंगल में अपने बाप के साथ शिकार करने आया था ताकि घर कुछ खाने के लिए ले जा सके। और वो जंगल में एक डेयर का शिकार भी कर लेते हैं, जिसके जख्मी होने के बाद रेड का बाप उसे एक नाइफ देता है, इस डेयर का गला काटने का कहता है ताकि फिर ये पूरी तरह मर जाए। लेकिन रेड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, जिससे उसका फादर बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा बुजदिल बने। जिसके बाद हमें भी कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड इस टाइम बड़ा हो चुका था और आज के दिन इसके घर में एक फंक्शन था जिसमें सभी रेड की वाइफ की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थे क्योंकि रेड अब बाप बनने वाला था, जिससे उसके दिल में बहुत ही खुशी थी क्योंकि उसके अपने बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहता था जिस तरह उससे उसके अपने बाप ने किया। अब ये भी अपनी वाइफ के साथ फैमिली मेंबर में मिलकर पिक्चर बनाने लगता है ताकि ये यादें हमारे पास रहें और इसी के साथ ये एक लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने वाले थे, जिसकी वजह से रेड का बाप जो इस टाइम बहुत ही बूढ़ा हो चुका था रेड की गाड़ी में जाने से पहले कुछ काम का सामान रख देता है जिसमें बॉक्स के अंदर कुछ हथियार थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो रेड के पास मौजूद हूँ। जिनकी बातों के दौरान पिंकी आते ही रेड को चलने का कहती है जो इस टाइम एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने की वजह से बहुत ही हैप्पी थी। जिसके बाद दोनों एक साथ ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर रेड तो बहुत ही खुश था जो इस टाइम गाड़ी चलाते वक्त एक और गाड़ी को देखते ही अचानक से फोकस खो बैठता है। जिसके बाद पिंकी भी गाड़ी से बाहर निकलकर रेड के ऊपर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रेड इस तरह ड्राइविंग करे। जिसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करते ही उनके पास एक और बड़ा मसला था जो नहीं जानते थे कि हम इस जंगल में किस रास्ते की तरफ जाएं, जहां पर एक साइड बोर्ड लगा। देखते ही पिंकी रेड से उसी की तरफ चलने का कहती है कि शायद आगे हम गैस स्टेशन तक पहुंच जाएं। जो लास्ट में कुछ टाइम का सफर करते ही अपने सामने दिखने वाले गैस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसमें इंटर होता ही इन्हें पहले तो कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन जल्द ही ये अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखते हैरान हो जाते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा जिंदा है या मर गया। तभी बीच में उसकी वाइफ आते ही इन्हें बहुत ज्यादा डरा देती है, जिसके बाद ये दोनों ही उससे आगे जाने का रास्ता पूछने लगते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, जबकि पिंकी उससे बात की कीज मांग रही थी ताकि वो फ्रेश हो सके, जिससे ये औरत कीज देते ही बात को गंदा करने से मना करते हैं और आखिर में पिंकी के बाहर आ जाने के बाद उन्हें आगे के रास्ते के बारे में बताने लगती है जो जान चुकी थी कि ये कपल भी एक लॉन्ग ड्राइव पर निकला है। जिसके बाद ये उन्हें एक मैप देते ही आगे का रास्ते के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसने एक बात वाजे कर दी थी कि कभी भी कोई शॉर्टकट मत लेना। जिसके बाद दोनों उसी की बातों को सुनते ही सामान लेते गाड़ी में सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन अब रेड को बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो बुरा है क्योंकि रास्ते में इन्हें एक भी गाड़ी अपने सामने नजर नहीं आती और ऊपर से एक डेयर को मरा देखते तो पिंकी और भी ज्यादा डर जाती है कि ये क्या और कैसे हुआ। जिसको रेड दिलासा देते ही आगे की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर ये जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था, जिसके अंदर ड्राइविंग करते इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि टाइम गुजर भी रहा है या नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी जिन्हें लग रहा था कि टाइम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। जिसके बाद ये इस बात को इग्नोर करते ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में रोड पर पड़ा जंपर देखते तो इनके होश ही उड़ जाते हैं जो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये इस जगह पर कैसे आया। जिसको गाड़ी से नीचे उतरने के बाद रेड अपने हाथों से पकड़ते ही रोड के नीचे रख देता है ताकि ये किसी और को नुकसान ना दे सके, जिस तरह हम इस पर लगने वाले थे। कि बीच में अब वो ये सोच ही रहा था कि इनकी पूरी गाड़ी खून से भरने लगती है, जो सब कुछ बस रेड को ही नजर आ रहा था। जिसे पिंकी होश में लाते ही इस सब के बारे में पूछने लगती है कि तुम डर क्यों गए, लेकिन रेड उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद दोनों एक साथ आगे की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कोई जगह तलाश कर सके। हालांकि बीच में पिंकी को सॉन्ग सुनता देखते भी रेड गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसे अब तो सॉन्ग के अंदर से भी किसी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से पिंकी सॉन्ग बंद करते ही रेड को रिलैक्स कर देती है। लेकिन अब मसला इससे भी बड़ा था जो आगे जाते अपने सामने एक और आदमी को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसका हुलिया ही बहुत डरावना था। जिसकी वजह से पिंकी रेड को आगे चलने का कहते हैं कि हम इसे लिफ्ट नहीं देंगे, लेकिन रेड उसकी बात नहीं मानता। जो करीब जाने के बाद जो ही आदमी से बातें करने लगता है तो अब ये बूढ़ा भी उन्हें गुस्से में आकर पीछे जाने का कहता है कि ड्राइव बैक, लेकिन इन दोनों को उसकी बात समझ नहीं आती और आगे ही बढ़ने लगते हैं जहां पर रास्ते में पिंकी रेड पर गुस्सा भी होने लगती है कि मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। जिसके लिए रेड सॉरी करते ही आगे बढ़ने लगता है कि ये काम आइंदा नहीं करूंगा। जिसको सुनते पिंकी भी चैन की सांस लेती है जो इस टाइम रेड को किसी सेफ जगह गाड़ी रोकने का कहती है ताकि वो पी कर सके। जिसके लिए रेड तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि तुम पागल तो नहीं हो, हम अभी इतने बड़े खतरे से बचे हैं और अब तुम फिर से गाड़ी रोकने का कह रही हो। जिसे पिंकी बोलती है कि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, जिसकी वजह से रेड भी
अपनी गाड़ी को रोड की साइड पर रोकता है, पिंकी को बाहर आने का कहता है, जिससे वो जंगल में जाने से पहले एक ही बात कहता है कि ज्यादा आगे मत जाना। जिसके बाद ये लड़की भी बिना टाइम वेस्ट किए पीक करने के बाद जो ही वापस आने लगती है तो बीच में जमीन पर गिरते इसे भी अपने सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आते हुए नजर आता है, जैसे वो सभी पेड़ों को तोड़ता आ रहा हो। जिसको देखने के बाद ये भी डर के मारे भागते भागते रेड के पास पहुंच जाती है, जो इस टाइम गाड़ी भी खुद चलाने लगती है, जहाँ पर वो इस सब के बारे में रेड को भी बताती है कि मैंने जंगल में एक बहुत बड़े एनिमल या मॉन्स्टर को देखा है जो सभी पेड़ों को तोड़ता हुआ मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। जिस सबको रेड भी हल्के में लेता है और खुद अपने बाप के बारे में बातें करने लगता है, जिसने रेड के साथ कभी भी प्यार नहीं किया, बस हर वक्त उसे डांटते रहते थे। जो अब आगे जा ही रहे थे कि बीच में रेड को भी शक होने लगता है कि हमारे साथ बहुत अजीब हो रहा है, क्योंकि हम काफी टाइम से सफर कर रहे हैं लेकिन अभी तक दिन ढलने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऊपर से रेड को अपनी बीवी भी एक चुड़ैल लग रही थी, जिससे इसे के होश ही उड़ जाते हैं। और ऊपर से इनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, जो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिससे इन्हें वाजे हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कि यहाँ पर टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। जिसके बाद अपने सामने गाड़ी का जंपर दोबारा देखते और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी अब यकीन हो गया था कि हम बार बार एक ही जगह के अंदर घूम रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। जिसके बाद पिंकी अपने सामने वहीं पर एक लड़की को देखते और भी ज्यादा डर जाती है, जो इस टाइम पूरी तरह खून में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी को और ज्यादा तेजी से चलाने लगती है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। और वो रेड को भी सब के बारे में बताती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जो इस टाइम भी दोबारा से घूमकर उसी जंपर के सामने पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के लिए दोनों दो ही बाहर निकलते हैं। तो इसी बीच अचानक से बाहर निकलते ही रात हो जाती है, जिससे यह भी चौंक जाते हैं कि अचानक रात कैसे हो गई। जो बस इधर उधर चेकिंग कर ही रहे थे कि बीच में इन्हें अपने सामने एक डेड बॉडी लटकी हुई नजर आती है, जिसके फौरन बाद बीच में एक आदमी आते ही इनके ऊपर हमला कर देता है, जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि ये कौन है, लेकिन किसी तरह करते ही अपनी गाड़ी को चलाते पीछे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब तो इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं, जिनका रास्ते में गाड़ी का फ्यूल खत्म होते ही पैदल आगे की तरफ जाना पड़ता है। जैसे अभी अपनी यादाश्तें भूल चुके हैं और अब तो वो आदमी भी इनके सामने आ चुका था, जिसकी वजह से ये खुद की जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपने के बाद खामोशी से उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। जो अब कुछ टाइम गुजरने के बाद जो ही जंगल से बाहर निकलते हैं तो अब इनकी गाड़ी भी वहीं पर नहीं होती और ये खुद भी अजीब हरकतें करने लगते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और कैसे, क्योंकि ये अपने पास्ट को ही भूल चुके थे। और इसी बीच ही बेहोश होने के बाद जो ही अपने होश में आते हैं तो इनको भी अब उसी किलर ने पकड़ कर रखा था, जो इस टाइम किसी लड़की का मीट खा रहा होता है, जिससे ये भी डर जाते हैं कि अब हम भी बचने वाले नहीं। जिसकी वजह से पिंकी भी रेड को अपनी लाइफ के एक और सच के बारे में बताने लगती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, जो ये है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं तुमसे पहले किसी और के साथ प्यार करती थी, जबकि तुम्हारे साथ मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी और मैं अब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में हूँ। जिससे रेड तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया जबकि तुमने उसके बदले इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन अब वो बंधा होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता था और ऊपर से वो आदमी भी पिंकी को पकड़ते बस उसे मारने ही वाला था कि बीच में एक और आदमी आते ही किलर को मारने के बाद इन दोनों को अपने साथ ले जाता है, जहां पर हमें इस जगह की असल हकीकत का पता चलता है, जिन्हें वो आदमी बताता है कि ये जगह कर्स्ड है यानी शापित, इसीलिए यहाँ पर टाइम आगे नहीं बढ़ता बल्कि एक ही दिशा में रुका हुआ है। और वो इन्हें ये भी बताता है कि तुम्हें भी अगर जान बचानी है तो पीछे जाना होगा, लेकिन इसमें भी एक रिस्क है, क्योंकि मैंने जब भी पीछे जाने की कोशिश की तो फौरन ही मेरी याददाश्त खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा मैं आगे चला आता हूँ। और ये सब तो इन दोनों के साथ पहले भी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा इन्हें अपनी गाड़ी के पास जाने का कहता है, क्योंकि इस जगह अगर इनकी गाड़ी बहुत पुरानी है और टूटी फूटी है तो यहीं कहीं और जगह पर तुम्हारा एक और वर्जन भी मौजूद होगा जहां से तुम फ्यूल लेकर आगे जा सकते हो, क्योंकि इस जगह जो कुछ भी हुआ वो सब बार बार रिपीट होता रहता है। और इसी बीच रास्ते में पीछे जाते ये आदमी खुद भी सब कुछ भूल कर इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इन्हें भी वहां से भागना पड़ता है। जो आखिर में अब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिंकी फर्स्ट टाइम पी करने के लिए रुकी थी, जिसके एक और वर्जन को देखते ही रेड बड़े आराम के साथ अपने वाले वर्जन से बचते हुए गाड़ी से फ्यूल निकालने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद की बारी थी अब आगे बढ़ने की, जो लास्ट में गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते ही पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जल्दी सब कुछ भूल जाने की वजह से दोबारा अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं, जहाँ पर अब पिंकी भी रेड को भूलकर उस पर शक करने लगती है, जहाँ पर वो हथियार देखते ही समझ जाते हैं कि ये मुझसे मेरी बेवफाई का बदला लेना चाहता है, इसीलिए इसके पास ये नाइफ है। हालांकि रेड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता,
क्योंकि बीच में अब पिंकी ने तो इसे नाइफ दिखाकर गाड़ी से भी बाहर निकाल दिया था, जिसके ऐसा करते ही वो किलर भी अब सामने आते इन पर हमला कर देता, जो कोई और नहीं बल्कि रेड का अपना ही वर्जन था। जबकि दूसरी तरफ गाड़ी में भी पिंकी का वर्जन आते उसको नाइफ के साथ मार देता है, जिसको रेड देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त उसी के ही नाइफ से उसी की जान ले लेता है, क्योंकि इनको इस जगह घूमते हुए काफी अरसा बीत चुका था। जिसके बाद पिंकी के वर्जन को मारते ही रेड बाद में अपने वर्जन को उसी वक्त ही बहुत बुरी तरह नाइफ के साथ मार देता है, लेकिन अब वो बहुत ही गुस्से में था, जिसकी वजह से ये सब कुछ खत्म करने के लिए उसी वक्त ही अपने वाले वर्जन को आग लगाकर मार देता है और खुद पिंकी को साथ लेते गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ चलाते पीछे जाने लगता है, जिसमें अब दिन और रातें एक साथ ही लाइट की तेजी और झटके में गुजरती जाती हैं। जिनमें से लास्ट के अंदर ये भी एक और पोर्टल को पार करते ही अपने टाइम में पहुंच जाते हैं, जहां पर रेड होश में आते ही पिंकी को देखकर रोने लगता है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं थी। जिसके बाद दोबारा से अपना सामान लेते ही उसी जंगल के रास्ते में चला जाता है, जहां पर वो जानता था कि हमारी बच्ची मौजूद होगी, क्योंकि इन दोनों के वर्जन ने अंदर एक बेबी को भी जन्म दिया होगा, क्योंकि वो काफी टाइम से रहने की वजह से वहां पर बूढ़े हो चुके थे। जिसके बाद वो लास्ट में अपने सामने एक बच्ची को देखते गले लगा देता है, जिसके हाथों में पिंकी और रेड की पिक्चर थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें आर्मी की एक टीम दिखाई जाती है, जिसमें मारा नाम की एक लड़की के साथ 3 सोल्जर रोमा, मॉन्क और विटर शामिल थे, जो तीनों इस टाइम अपनी गाड़ी सेट कर रहे थे ताकि आगे के मिशन पर निकल सकें। लेकिन मारा की हालत इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जो जरा भी नहीं चाहती थी कि हम इस वक्त किसी भी मिशन पर जाएं, और वो इस बारे में रोमा को बताते ही सीनियर के पास चलने का कहती है ताकि हम उनसे इजाजत लेते एक सीक्रेट बंकर में जा सकें। जिसको सुनकर रोमा फौरन ही जान जाता है कि मारा ऐसा क्यों कह रही है। जहाँ पर हमें यही पता चलता है कि कुछ दिनों पहले मारा का भाई उसी बंकर में एक मिशन पूरा करने के लिए गया था, जिसकी अब तक कोई भी खबर नहीं आई, जहां पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और मारा भी बस यही जानना चाहते थे कि आखिर मेरे भाई को वहां पर क्या हुआ। जिसे ये भी यकीन था कि माइक इतनी आसानी के साथ मरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से रोमा मारा को साथ लेते ही अपने सीनियर के पास पहुंच जाता है ताकि उनसे परमिशन ले सकें। लेकिन उनका सीनियर मारा की बातें सुनते ही फौरन मना कर देता है, जो नहीं चाहता था कि मेरी ये टीम भी अपनी जान से जाए, जिन्हें माइक के वापस आने का भी कुछ पता नहीं था। जिसकी वजह से मारा तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो हर हाल के अंदर माइक की तलाश के लिए जाना चाहती थी। जिस सब को देखते ही रोमा फौरन सीनियर को साथ लेते अकेले में बातें करने लगता है, जिसे वो यही बताता है कि आप हमारी फिक्र ना करें, मैं खुद भी मारा के साथ जाऊंगा, और ये भी कि आज तक इस लड़की ने जो बोला कभी भी झूठा साबित नहीं हुआ, इसलिए मुझे अब भी मारा पर यकीन है कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है कि इसका भाई जिंदा है। जिसकी बातों को मानने के बाद सीनियर इन सभी को प्रोटेक्शन का सामान देते ही रवाना कर देता है, जिन्हें आगे के बारे में जरा भी मालूम नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा या फिर माइक के साथ क्या हुआ होगा। बस एक ही उम्मीद थी कि मारा ने कहा है जिंदा तो फिर वो जिंदा ही होगा। जो कुछ टाइम का फासला तय करते ही आखिर में उसी बंकर के पास पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही डरावना होने के साथ साथ सुनसान भी था। जिसके बाद बारी थी अंदर जाने की, जहाँ पर विटर सबसे पहले अंदर जाते ही सभी को सावधान कर देता है कि अब आ जाओ, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं। जिसके बाद सभी अंदर आते ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अंदर इन्हें कुछ डेड बॉडीज भी नजर आती हैं जो बहुत ही बुरी हालत में मौजूद थी, लेकिन इन पर डेड बॉडीज का जरा भी असर नहीं होता, जो बड़े आराम के साथ बस आगे बढ़ने में लगे थे। लेकिन उन सबको ये वाज़े मालूम हो गया था कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस तरह मरे हुए लोग उन्होंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे। तभी एक रूम में जाने के बाद जब ये सभी तलाशी कर रहे थे तो बीच में विटर एक पुतला देखते ही नीचे गिरा देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसको करने के बाद उसी वक्त ये अपने सामने एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने के साथ साथ वो लग भी ज़ॉम्बी रहा था, जिस सब के बारे में ये जरा भी नहीं जानते थे, जबकि इनको तो ये एक इन्फेक्शन लग रहा था। लेकिन करीब जाने पर वो आदमी गुस्से में आते ही मॉन्क पर हमला कर देता है, जिसको छुड़ाने के चक्कर में विटर जो ही आदमी का गला दबाकर मारने लगता है तो बीच में उसने विटर का हाथ भी जख्मी कर दिया था, जिससे ये वाज़े जान जाते हैं कि अगर यहाँ पर आगे ऐसे हुए तो बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मारा भी वापस जाने वाली नहीं थी, जो इस टाइम विटर की बात सुनते और भी हैरान हो जाते हैं, जो इस आदमी को ज़ॉम्बी समझते बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि इसने विटर का हाथ जो काट लिया था। जिसको दिलासा देने के बाद मॉन्क उसके हाथ पर एक टैप मार देता है और सभी उसे बस यही बताते हैं कि इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब ज़ॉम्बीज बनना फिल्मों में होता है, रियल के अंदर में नहीं। जबकि विटर को फिर भी इनकी बातों पर यकीन नहीं आता, जो इतना ही समझ रहा था कि मैं कुछ
उस टाइम में ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, जिसकी वजह से वो मारा के साथ भी वो गुस्से में बात करता है कि ये लड़की हम सभी को मरवा कर छोड़ेगी, अगर आगे इस जैसे और भी बहुत से हुए तो हम खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। जिसके बाद मॉन्क उसे रोकते ही आगे बढ़ने का कहता है, जहाँ पर इन्हें रास्ते में और भी बहुत सी खोपड़ियों के साथ साथ डेड बॉडीज भी नजर आती हैं, जिनके मरने की वजह ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन मसला था माइक का, जवाब भी इन्हें नहीं मिल रहा होता। हालांकि ये सर्वाइव रूम में भी जाकर देखते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद ये चारों आगे जा ही रहे थे कि बीच में कोई चीज आते ही मारा के सामने से उसकी टीम को गायब कर देती है, जबकि मारा खुद भी उसी के कंट्रोल में आकर अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर उसके मॉम डैड एक साथ खाना खा रहे थे। हालांकि वो मारा को भी अपने साथ आने का कहते हैं, लेकिन ये लड़की उनकी बात नहीं मानती और अपने छोटे भाई माइक को देखते ही उसी को ढूंढना शुरू कर देती है, जो इस टाइम हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे। लेकिन वो मारा को कहीं पर भी नहीं मिलता, जिनके कुछ टाइम में पूरा का पूरा घर एक साथ ही जल जाता है और मारा की मम्मी सबका जिम्मेदार अपनी बेटी को कह रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, जबकि होश में आने के बाद यही सब कुछ बाकी 3 टीममेट के साथ भी होता है, जिनको होश में लाते वक्त मारा अपने सामने एक लड़की को देखते ही गन चलाने लगती है, लेकिन उसके गायब होते ही सभी अपने होश में आ जाते हैं और इस सब के बाद एक रूम में आते ही खुद को छुपा लेते हैं, जिनसे मालूम करने पर मारा भी जान जाती है कि ये लड़की जिसे उसने देखा कोई चुड़ैल या फिर शापित है, क्योंकि उसने कुछ ही मिनट्स में हम सभी को एक साथ काबू कर लिया था, जिसमें वो अंदर उसी की मौत बनकर आई थी, जहां पर यह बहुत ही गहरे पानी में डूबता जा रहा था और ना तैरने से इसकी भी वहीं पर मौत होने वाली थी। जबकि मॉन्क के पास्ट में उसे सब कुछ वो दिखाती है, जहां पर वो मिशन में लोगों को बचा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जबकि विक्टर तो इस सब की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में आकर मारा को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो हर हाल के अंदर इस जगह से बाहर जाना चाहता था। लेकिन मॉन्क और रोमा के ना मानने पर इसको भी वहीं पर रुकना पड़ता है। जबकि इसी बीच वो मारा को टेस्ट भी करता है कि अगर तुम वाकई में ही जो बोलती हो सच होता है तो मेरे बारे में बताओ। जिसके बाद तो सीन और भी अमेजिंग हो जाता है, क्योंकि मारा विक्टर को उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ सच बता देती है कि ये अपनी कम उम्र में ही आर्मी के अंदर आ गया था। जिसके बाद लाइफ में लड़कियों के ना होने पर इसकी बस एक ही ख्वाहिश है और वो शादी की, जिसको सुनते मॉन्क और रोमा का हंसने लगते हैं। लेकिन विक्टर को यकीन आ जाता है कि ये लड़की 100% सच बोलती है, जो जान चुकी थी कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पावर है जिससे बचना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी और माइक को तलाश करते बाहर निकल जाना है। और ये सभी इस बार थे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, जहाँ आगे जाते ही आगे के एक रूम में और भी ज़ॉम्बीज नजर आते हैं, जहाँ एंटर होते ही ये उन सभी को बड़े आराम के साथ मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें इन्हें आप भी बहुत ज्यादा मजा रहा था, क्योंकि इस बार वो मूवी में देख नहीं बल्कि रियल में इन सभी को मार रहे थे। और लास्ट में अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मारते जो ही जनरेटर रूम में जाते हैं तो इन्हें वहीं पर पॉल नाम का एक साइंटिस्ट देखने को मिलता है, जिसे देखते ही इनके तो होश उड़ जाते हैं, जो नहीं समझ पा रहे थे कि ये अकेला जिंदा कैसे है। लेकिन पॉल इस बंकर में रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट था, जिससे ये भी पूछताछ करने में लग जाते हैं कि आखिर ये बाहर मौजूद लोग कौन है, जिन्हें पॉल बताता है कि वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट फेल होने पर बनने वाले ज़ॉम्बीज हैं, जो इस जगह गवर्नमेंट के कहने पर एक सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे, ताकि कुछ ऐसे लोगों को बना सकें जिन्हें वो जंग में भेजते ही फौरन विन हासिल कर सकें, और वो बस इसी तरीके से बनाए जा सकते थे, जिनका सीनियर भी पॉल का फादर था। तभी मारा जो ही पॉल की डायरी देखती है तो इसे भी पास्ट में होने वाले एक्सपेरिमेंट के खौफनाक झलक नजर आती है, जिसमें वो एक मासूम लड़की को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे, जिससे मारा जान चुकी थी कि ये एक बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। लेकिन पॉल एक बात वाजे कर देता है कि ये बस लोगों को मार सकते हैं, लेकिन इनमें ज़ॉम्बीज की तरह इन्फेक्शन फैलाने की पावर नहीं, जिससे विक्टर भी सुकून की सांस लेता है। और ये पॉल के हाथों को बांधते आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि वो इन्हें आर्मी ऑफिसर के बारे में बता सके, जो यहीं पर ही किसी एक रूम में छुपे हुए थे। लेकिन आगे जाने पर तो पूरा सीन ही कुछ अलग था, जिसमें ये सभी अपने सामने एक लड़की को साइज से बड़ा ज़ॉम्बी बना देखते हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन पॉल उसको देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट काफी हद तक कामयाब हो गया था। जिसके बाद मारा भी गुस्से में आकर पॉल को एक रूम में ले जाने के बाद पूछता
पूछताछ करने लगती है क्योंकि उसने इन सभी को पूरा सच नहीं बताया था, जो ये था कि यहाँ पर 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट एक साथ हो रहे थे कि अगर ये एक में भी कामयाब हो जाएं तो इनको बहुत फायदा होगा। जिसमें एक सिंपल और नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो लोगों को ज़ॉम्बीज की तरह बनाता ही ज्यादा पावरफुल बना देते थे, जैसे ये टीममेट रास्ते में सभी को मारते आ रहे थे। और दूसरा इस लड़की की तरह जिसको वो ओवरवेट करते ही मोस्ट पावरफुल बना देते हैं, जिसे रोकना किसी के बस में भी नहीं था। और इसी के साथ एक और खास बात भी थी कि अगर ये लड़की यानी आस्ट्रा ओवरवेट ज़ॉम्बी किसी के ऊपर भी ब्लड गिरा दे तो वो फौरन उसी के कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि तीसरी और आखिरी थी माइंड पावर की, जिसमें वो एक लड़की को एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ही पावरफुल बनाते तो हैं, लेकिन इस सब में वो बजाय लड़ने के फौरन ही अपनी माइंड पावर से लोगों को मार सकती थी, जो सबसे मुश्किल और खतरनाक पावर थी। जिसके बाद वो पॉल को साथ लेते ही माइक की टीम वाले रूम में जाने लगते हैं, जहाँ पर ये पहले तो आवाज से बुलाने लगते हैं, लेकिन रिप्लाई न मिलने पर रोमा उसी वक्त ही मारा के कहने पर डोर को बॉम्ब के साथ उड़ा देता है, जहाँ पर आखिर में मारा की अपने भाई के साथ मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन वो इसे माइंड कंट्रोल पावर से इन्फेक्टेड समझ रहा था और इसी वजह से वहीं पर लड़ाई शुरू कर देता है। और इसी के साथ दो और भी साथी वहीं पर मौजूद थे क्योंकि वो पहले भी इस तरह बहुत से लोगों को मार चुके थे, लेकिन जल्दी ही मारा उसे लड़ाई में हराकर साबित कर देती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। तभी माइक का रवैया अच्छा न होने पर हमें भी मालूम हो जाता है कि ये दोनों बहन भाई दूसरे के साथ अच्छी तरह बात भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मारा ने उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डाली थी, जो लास्ट में उसे ये भी बताता है कि मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। और पॉल के साथ बैठते बातों में लग जाते हैं, जो खुद भी इस टाइम ये मिशन पूरा करना चाहता था कि मैं अब भी अपने बाप का एक्सपेरिमेंट पूरा करूंगा, जिन्होंने बहुत से लोगों को एक्सपेरिमेंट करने से एबनॉर्मल बना दिया था। जहां पर अब बारी थी बाहर निकलने की, जिसके लिए था भी एक ही रास्ता और वो नीचे से जाने का, जिसमें मारा पहले रोमा और पॉल के साथ अंदर जाकर प्लान बनाती है, जिसके लिए माइक तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लड़की रोमा के साथ अंदर जाए, जबकि मैं खुद भी उसके साथ वहीं पर जा सकता हूँ, जिससे इन दोनों की लड़ाई भी होती है। लेकिन मारा माइक को लड़ाई के दौरान बेहोश करते ही पॉल को साथ लेते नीचे टनल में पहुंच जाती है ताकि आगे का रास्ता क्लियर करते इन्हें भी बुला सकें, जहां पर पॉल इन्हें वेपन के रूम के बारे में भी बताता है कि हमें वहां से कुछ काम का सामान मिल सकता है। लेकिन रोमा तो गुस्से में आते ही पॉल को गले से पकड़कर अधमरा कर देता है क्योंकि वो मरे हुए लोगों को यही नीचे ही आग लगाकर जला देते थे, जिसमें ज्यादातर थे भी आर्मी वाले। अब दूसरी तरफ माइक भी होश में आने के बाद अपनी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये ऐसी ही है, हर वक्त मेरी माँ बनना चाहती है, जिसकी ये बातें मॉन्क सुन ही रहा था कि बीच में अब इनके ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद हमला कर देती है, जिनके लास्ट में डोर तोड़ते ये सभी लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि इन्हें मारकर खुद की जान बचा सकें। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जहाँ पर ऊपर से ओवरवेट ज़ॉम्बी भी सभी के ऊपर हमला करता जा रहा था। हालांकि वो एक बार तो विक्टर के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन ये सभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, जिसमें आखिरकार ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ते माइक का एक साथी भी वहीं पर मारा जाता है। खुद मॉन्क भी ज़ॉम्बी से लड़ने के चक्कर में उसी के हाथे चढ़ जाता है, जो सब कुछ देखते विक्टर तो उसी वक्त ही पैरालाइज हो जाता है, जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इसी के साथ बिग ज़ॉम्बी मॉन्क के मुंह में ब्लड डालते ही उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। जहाँ ये सब कुछ होता ही आखिर में विक्टर उस पर हमला करता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था, जिसको अब ये सभी एक साथ मिलते ही ब्लास्ट अंदर डालते मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में अब मॉन्क भी ज़ॉम्बी बनते विक्टर पर हमला कर देता है, जिसे ये बार बार अपने होश में लाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ मॉन्क के लिए बहुत ही मुश्किल था। और ये इसी वजह से किसी का थोड़ा बहुत होश में आता है, ये अपने साथियों की आसानी के लिए खुद को गन से शूट कर देता है ताकि मैं इन्हें नुकसान न पहुंचाऊं, जो सब बस विक्टर की गलती से हुआ था। जिसके बाद ये भी वहां से निकलते आखिर में एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर माइक आगे रास्ता देखने के लिए ऊपर मौजूद एयर साइड में जाने लगता है ताकि सब कुछ क्लियर देखते इनको बुला सकें। लेकिन मरा कोई सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। जो तीनों इस वक्त आगे जाते ही एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर साइंटिस्ट के सभी एक्सपेरिमेंट की वीडियोस मौजूद थी, जिनमें वो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देकर एक्सपेरिमेंट आगे चला रहे थे। और उसमें वो सब भी मौजूद थे कि किस तरह इन लोगों ने साइंटिस्ट को मारा, जो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद आने वाली तब्दीलियों को इस्तेमाल करते उन्हीं की जान ले लेते हैं, जिसमें माइंड पावर देने के बाद वो लड़की उसी से ही डॉक्टर्स की जान ले लेती है, जिससे उसे
पोल पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की वजह से कुछ भी नहीं कहती क्योंकि पोल को यहाँ के सभी रास्ते मालूम थे और मारा जान चुकी थी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल भी गरीब लोगों को किया ताकि उनके बारे में कोई भी जान न सके। जिसके बाद जो ही आगे जाने लगते हैं तो बीच में वही माइंड कंट्रोल वाली लड़की सामने आते ही इसे दोबारा से अपने पास में मॉम डैडी के पास पहुंचा देती है। लेकिन अब मारा जान चुकी थी कि इसके साथ कैसे लड़ना है, जो किसी तरह करते खुद को काबू में लाता ही लड़की को सर पर गोली मारते खत्म कर देती है। लेकिन इस सब में पोल वहां से भाग चुका था, जिससे रोमा भी होश में आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो पोल को पहले भी पसंद नहीं करता था और इस बार तो उसे जान से ही मारना चाहता था। जिसके बाद दोनों एक साथ ही वहीं पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ माइक भी सभी को इशारा देते इसी रास्ते से आगे आने का कहता है ताकि वो किसी तरह करते मारा और रोमा के पास पहुंच सके। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी किसी तरह करते लास्ट में मारा के पास पहुंच भी जाते हैं जब ये दोनों पोल को तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में रोमा से पता चलता खुद विक्टर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन्होंने अब मॉन्क के बारे में भी बता दिया कि उसके साथ हमारा एक और साथी भी मारा जा चुका है, जिससे मारा और रोमा को बहुत ही दुख होता है। लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकते थे। जिसके बाद सभी एक साथ पोल को खोजने में लग जाते हैं, जिसे ये लास्ट में रूम के अंदर जाते ही तलाश कर लेते हैं, जहाँ पर ये पहले तो इन पर गन से भी शूट करता है, जिसकी बुलेट्स खत्म होता खुद रोमा भी इसे एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन पोल इससे रुकने वाला नहीं था क्योंकि अब वो खुद को एक वैक्सीन लगाने वाला था जिससे वो और भी पावरफुल हो जाता। लेकिन बीच में मारा उन्हें उठाते ही पोल से इस सब के बारे में पूछने लगती है कि ये क्या है, जिन्हें वो बस इतना ही बता रहा था कि ये कैंसर का इलाज है। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि बीच में पोल उन्हीं में से एक वैक्सीन को लगाते ही फौरन मार जाता है, जिसको चेक करते रोमा को भी मालूम हो गया था कि ये मर चुका है। लेकिन जल्दी वो सभी के सामने एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसको रोकना इनके बस में नहीं था क्योंकि पोल पर तो बुलेट्स का भी असर नहीं हो रहा था और ऊपर से उसने बंकर में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को भी अपने पास बुला लिया था। जैसे ये सभी वहीं पर गिराते ही एक रूम में छुप जाते हैं, जिन्हें मालूम था कि हम अब बच नहीं पाएंगे। तभी मारा भी कुछ टाइम आगे महसूस करती है, जिसमें पोल ने अंदर आते ही सबसे पहले माइक को मारने के बाद उसके साथी की जान ले ली, फिर विक्टर को मारते ही रोमा का काम तमाम करता है और लास्ट में खुद मारा को भी बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसे होश में आने के बाद भाई गले लगाते ही सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। लेकिन अब मारा किसी को भी मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे और इसी वजह से माइक जो ही डोर के सामने अलमारी लगाने लगता है तो बीच में मारा एक वैक्सीन उठाते ही बॉडी में लगा देती है, जिसके अंदर माइंड कंट्रोल की पावर थी और मारा भी इससे खुद पर काबू पाते पावरफुल होने के बाद पोल को देखते ही अपने काबू में करते वहीं पर मार देती है। जिसके बाद बारी थी बाहर निकलने की, जो सभी को साथ लेते ही खुद आगे आने वाले ज़ॉम्बीज को मारते जा रही थी और लास्ट में सभी को मारने के बाद बाहर आने से पहले पूरे बंकर को भी ब्लास्ट कर देती हैं। लेकिन अब मारा की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, जिसको रोमा साथ लेते हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर्स के इलाज से वो सेट तो हो ही जाती है, लेकिन पावर आने से उसके चेहरे पर जो निशान बना था वो नहीं जाता। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।